नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का तीसरा दिन, सहकारिता विभाग की लेंगे बैठक, NCB ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद के खात्मे पर बड़ा बयान, कहा मार्च 2026 तक देश को करेंगे नक्सलवाद मुक्त, नक्सलियों को पाताल में भी घुसकर करेंगे उनका सफाया। MLA देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर हंगामा जारी, यूथ कांग्रेस करेगा जेल भरो आंदोलन। कोयला घोटाला मामले में गिरफ्तार रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा के वकील ने लगाया आवेदन, ईडी की कस्टोडियल रिमांड के दौरान की CCTV फुटेज की मांग, ईडी की स्पेशल कोर्ट में लगाया आवेदन। और धमतरी में 5-5 लाख के नामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, नगरी और सीता नदी एरिया कमेटी के थे सदस्य, दोनों पर हत्या, ID लगाने जैसे कई मामले दर्ज। और बिलासपुर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं, महिला और पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव, शहर में स्वाइन फ्लू का भी कहर। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की अगर बात करें तो दौरे का तीसरा दिन है, 3 दिवसीय दौरा था। गृह मंत्री अमित शाह 10:30 बजे NCB ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अब आपको आज के बता दें। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 1:30 बजे यानी कि 1:30 में सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे के आसपास नवा रायपुर में पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। बैठक में CM साय और सहकारिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कल की अगर बात करें उनके दौरे की, तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर नक्सलवाद को लेकर उनसे कई अहम सवाल किए गए और उनका कई अहम जवाब भी उन्होंने यहां पर दिया है। तो उनके बयानों को लेकर लगातार बयानबाजियां भी हुई है। 3 दिवसीय उनका दौरा था। और अगर आज की उनके कार्यक्रम की बात करें तो आज भी मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे की बात करें या 10:30 बजे की बात करें तो लगातार कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे सहकारिता विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे नवा रायपुर में पौधारोपण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करेंगे। आपको याद होगा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, जिसके तहत मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर जिलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का बड़ा ऐलान किया है और नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की है। साथ ही कहा है कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चैलेंज है और इसे स्वीकार किया है। वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम प्रहार का समय है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। सरेंडर पॉलिसी को भी छत्तीसगढ़ सरकार 1-2 महीने में भी घोषणा करेगी। मेरा सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त हो या जुड़े हो सभी युवाओं से अपील है कि भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार आपके विकास के लिए कटिबद्ध है, आपके परिवार के विकास के लिए कटिबद्ध है। नई सरेंडर पॉलिसी को आप अच्छा प्रतिसाद दीजिए, हथियार छोड़िए और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का एक रथ चला है, एक नया युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक
नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मानता हूं मित्रों कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। 2022 में एक साल ऐसा आया कि जिसमें 4 दशक में पहली बार मृत्यु की संख्या 100 से नीचे गई। 2014 से 24 तक सबसे कम वामपंथी उग्रवादियों द्वारा की गई घटनाएं दर्ज की गई। टॉप 14 नक्सली लीडर्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके अलावे हमने वामपंथी उग्रवाद की जगह, इसकी विचारधारा की जगह विकास का विश्वास लोगों में जनरेट करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अमित शाह की डेडलाइन पर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, अब आपको सुनाते हैं। कभी कभी फर्जी मुठभेड़ की बात आती है तो ये कांग्रेस नहीं कहती है, वहां के लोग अगर इस बात को कहते हैं तो कांग्रेस का दायित्व है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर, उसको उस रूप में लोगों की बात को सामने रखे जो वहां के नागरिक कहते हैं। और तफ्तीश भी की जाती है, जानकारी भी ली जाती है। जब सरकार में थे तो जानकारी ली जाती थी, आज विपक्ष में है तो कांग्रेस जानकारी लेती है। छत्तीसगढ़ आने सिर्फ राजनीति करने के लिए, चुनाव को देखते हुए आपको नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की जनता याद आती है। पिछले 10 साल से यही बोल रहे हैं आप कि 2015 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2018 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2020 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2022 में आप नक्सलवाद खत्म करते हैं। कब तक आप झूठ बोलेंगे प्रदेश की जनता से? बड़ी समस्या उन क्षेत्रों की है जहां पर नक्सल गतिविधियां बढ़ी है, वहां पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, इसीलिए नक्सली मूवमेंट चलाते हैं और अपनी विचारधारा से उनको जोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि उनकी मूलभूत सुविधा, उनके मूलभूत कार्यों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसकी उनकी कोई सोच और कोई रणनीति नहीं। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है नक्सली अपना वारदात करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी झूठी तारीफ करने को अघा नहीं रहे हैं। उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आज नक्सल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार जहां दावे भी कर रही सरकार कि हम कम कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, उतना ही नक्सली इनको चुनौती देते जा रहे हैं। और नक्सलियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस बीच IBC 24 के संवाददाता राजेश मिश्रा ने सवाल किया कि जब जब नक्सल ऑपरेशन होता है आप लोगों को सफलता मिलती है तो विपक्ष पार्टियों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है, इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सवाल पर क्या जवाब दिया, अब आप भी सुनिए।
WC24 से जब जब नक्सल ऑपरेशन होता है, आप लोगों को सफलता मिलती है, तो विपक्षी पार्टी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि फर्जी मुठभेड़ है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या मानते हो, फर्जी मुठभेड़ है? नहीं, मैं तो मानता नहीं हूँ। बस तो फिर काहे को सवाल पूछ रहे हो? उनको बोलने दो। विपक्षियों को किस तरह से जवाब? देखिए, कांग्रेस का काम कर रही है, हम हमारा काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर नक्सल मूवमेंट को एक प्रकार से सारे अभियान स्लो हो गए थे। अब सारे अभियानों में तेजी आई है, सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर, इसी से जुड़ा और नक्सलवाद। तो ये तो बात हो गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे की और उनके बयानों पर हुए बयानबाजियों के। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। एमएलए की गिरफ्तारी पर हंगामा लगातार जारी है। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव मामले पर आज जेल भरो आंदोलन होगा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन करेंगे। दोपहर 2 बजे युवा कांग्रेस का जेल भरो आंदोलन होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रहे कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार पार्टी विरोध कर रही है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं जगह जगह। कल भी इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया था, जिसमें जगह जगह धरना दिया गया था और पार्टी के तमाम दिग्गज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी हो गया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईडी कोर्ट में उपस्थित होने जमानती वारंट जारी की गई है। एमएलए देवेंद्र यादव, पूर्व एमएलए चंद्रदेव राय और आरपी सिंह समेत अन्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। कोयला घोटाला मामले में जमानती वारंट जारी किया गया है। 24 सितंबर या उससे पहले पेश होना था। पहले भी 2 बार कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी हो चुका है। ईडी की विशेष कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। अब आपको रामानुजगंज से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के कारण मकान गिर गया। मकान के अंदर सो रही महिला को गंभीर चोट आई है। घायल महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बीते 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। विजयनगर गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ, आप देख सकते हैं। भारी बारिश हुई जिसकी वजह से मकान गिर गया और मकान के अंदर महिला सो रही थी, जिसे गंभीर चोट भी आई है। फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। क्या स्थिति महिला की बनी हुई है, जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन बीते 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब वाड्रफनगर से भी आपको एक हादसे की खबर दिखाते हैं, जहां हाई वोल्टेज करंट की चपेट में कर्मचारी आ गया। करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा। नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली सुधारने के दौरान हादसा हुआ है। नगर पंचायत वाड्रफनगर के ऑफिस में मृतक काम करता था और इस दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। और सरगुजा में फिर एक बार मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है और उदयपुर थाना क्षेत्र के 3 अपराधियों ने एक नाबालिग किशोरी को जबरन गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग किशोरी को मौके पर छोड़कर सभी आरोपी फरार हो गए थे। दरअसल 3 अपराधी नाबालिग किशोरी के साथ बाइक में वाटरफॉल घुमाने के लिए आए थे और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जाते जाते अपराधियों ने नाबालिग किशोरी को धमकाया। इधर नाबालिग किशोरी के परिजनों की रिपोर्ट पर उदयपुर पुलिस ने 3 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और सभी 3 आरोपियों को, जिसमें गिरजा, राकेश सहित अन्य अपराधी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तत्काल उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और थाना उदयपुर द्वारा 2 आरोपी गिरजा और राकेश को गिरफ्तार किया गया और इसमें एक आरोपी विधि विरुद्ध संघर्षरत बालक है, उसे भी अभिरक्षा में लिया गया और उसके विधि न्यायिक रिमांड भेजा गया और कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर मुंगेली से है, जहां एक सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां शंकर वार्ड स्थित रामानुज प्रसाद देवांगन प्राथमिक शाला में 2 से 3 फीट जमीन नीचे धसक गई। हादसे के दौरान स्कूल भवन में गिनती के ही बच्चे थे जो कक्षा के भीतर टाटपट्टी बिछा रहे थे। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद बच्चों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। मौके पर बच्चों ने घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को दी। वही बच्चों को लेकर उनके अभिभावक काफी घबराए हुए थे। कई लोगों ने अपने बच्चों को वापस घर ले गए।
है। इस दौरान पालकों ने ये कहा कि स्कूल भवन की हालत बेहद बदतर है, यहाँ पर कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। वहीं स्कूल के प्रधान पाठक सुजीता पाटले ने बताया कि उन्होंने भी कई बार विभागीय अधिकारियों को स्कूल की स्थिति के बारे में अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमरों की फ्लोर टूटकर गिरने से लगातार खतरा बना रहता है। और अब रायगढ़ से आपको बड़ी खबर दिखा दें, जहां जिले के पुसौर गैंगरेप मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। मामले में 2 दिन पहले पूर्व मंत्री उमेश पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इसी बात पर बीजेपी सवाल उठाते हुए कह रही है कि कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर पीड़ित परिवार के घर जाकर उसकी पहचान उजागर की है। दरअसल रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक की एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि आज तक सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं की, हालचाल तक नहीं जाना। ऐसे में कांग्रेस न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। महिला के साथ, आदिवासी महिला के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ है, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खेद व्यक्त करती है। उसी के दूसरे दिन से उनकी गिरफ्तारी वगैरह हो गई है। उनको जो वाजिब मुआवजा दिया जाना है वो भी दे दिया गया है। कि पहचान को भारतीय जनता पार्टी जिसे दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है, ताकि पीड़ित परिवार का भविष्य में दिक्कत मत हो, उसको उजागर करने के लिए उनके गांव जाके, घर जाके वीडियो बना के पीड़ित परिवार को और परेशान करना चाह रही है। तो आप पहचान को लेकर बात करते हैं और गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जैसे बंगाल में हुई तो भारतीय जनता पार्टी रोड पे आ गई, कैंडल मार्च कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र कांग्रेस के समझ से परे।